नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। आज हमारी शुरुआत कर रहे हैं हम ब्लैक फंगस के मामले से। जैसे जैसे ये मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टरों के सामने कुछ नई बातें भी सामने आ रही हैं। अब तक लग रहा था कि ब्लैक फंगस उन्हीं को हो रहा है जो डायबिटिक हैं, जिन्हें ज्यादा स्टेरॉइड दिए गए हैं या लंबे वक्त तक वो आईसीयू में रहे हो या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे हो। पर अब ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से बढ़े हैं, तो ये बात भी सामने आ रही है कि वो मरीज जिन्हें ना तो डायबिटीज थी ना स्टेरॉइड दिए गए, पर फिर भी वो ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं। एक वजह ये भी बताई जा रही है कि कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है वो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। कई लोगों को कोविड के बाद डायबिटीज हुई है और फिर ब्लैक फंगस के वो शिकार हुए। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनीष मुंजाल हैं, सीनियर ईएनटी सर्जन हैं सर गंगाराम अस्पताल के। डॉक्टर मनीष, जब आपसे पहले बात हुई थी करीब 3 हफ्तों का वक्त बीत चुका है और उसी वक्त ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो आने लगे थे। सबसे पहले इस वक्त आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त आप क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अब बहुत हाई सर्ज तो नहीं है, लेकिन अब यह है कि थोड़ी स्थिति में स्थिरता दिखनी शुरू हो रही है। ये कह लें कि एक तो अवेयरनेस थोड़ी बढ़ गई है, ऊपर से आप एक सप्ताह से आप देख रहे हैं कोविड के मामले लगभग बिल्कुल बैठ गए हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में। गुजरात महाराष्ट्र साइड से मुझे अभी भी काफ़ी खबर है कि वहाँ पे केसेस बहुत एक्टिव हैं। लेकिन अगर आप म्यूकोरमाइकोसिस की बात करें तो क्योंकि ये 3 हफ्ते के बाद ही ज़्यादा एक्टिव रहता है, या ये मरीजों को जिनको होता है उनका इलाज बहुत लंबे समय तक चलता है, इसलिए हमारे जैसे अस्पतालों में, एम्स में, एलएनजेबी हॉस्पिटल में, दिल्ली के बड़े अस्पताल में इस वक्त जो म्यूकोरमाइकोसिस की तादाद है वो शायद एक बीमारी आप कोई भी उठाएं जिसके सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हों तो सबसे ज़्यादा हर हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा ही लगभग हो रहे हैं। तो चिंता का मामला है क्योंकि बीमारी बहुत संगीन है और इसमें भी डेथ रेट्स हाई हैं, 15-20-25% तक डेथ रेट है। तो ये अभी भी हम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन थोड़ी स्थिरता आ रही है क्योंकि पीछे से फीडिंग जो है वो कोविड पेशेंट्स की जो है वो कम हो रही है। जी डॉक्टर मनीष, यहाँ पर मैं हमारे साथ एक और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष वांगनू है, हेड हैं ओबेसिटी, डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुभाष, बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर डॉक्टर मनीष बता रहे हैं कि कुछ हद तक जैसे जैसे मामले कम हो रहे हैं थोड़ी सी कहीं कमी भी देखी जा रही है, लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है अब जो ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं मरीज, वो जरूरी नहीं है कि उन्हें डायबिटीज रहा हो या वो स्टेरॉइड पे रहे हो, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है ये इतना नुकसान पहुंचा रहा है या ये शुगर लेवल्स को इतना हाई कर दे रहा है कि जिसके चलते ब्लैक फंगस जो है उसकी चपेट में मरीज आ जा रहे हैं। आप किस तरह के एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं आपके सामने? बिल्कुल सही बात कर रही हैं आदित्य जी कि एज एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ब्लैक फंगस हम पहले भी देखे थे, अगर जिसको डायबिटीज भी ना हो लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते थे, या तो उनको कभी कैंसर हुआ हो या उनको कभी इम्यून कीमोथेरेपी चल रही हो, उनमें भी ब्लैक फंगस देखा जाता था। लेकिन 3 सवाल हमारे मन में पैदा होते हैं। सबसे पहले कि यह है कि वाई कि ब्लैक फंगस इस साल क्यों ज्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरा सवाल यह पैदा होता है बाकी देशों के मुकाबले में हिंदुस्तान में क्यों ही ब्लैक फंगस ज्यादा हो रहा है। और थर्ड जो अहम सवाल है कि क्या कोरोना का जो नया म्यूटेंट वायरस है, जो आप डेल्टा वायरस कह रहे हैं, कि वो एक रिस्पॉन्सिबल है इस महामारी को लाने में। इसका डायरेक्ट कॉज एस्टैब्लिश करना डिफिकल्ट है, लेकिन ये देखा गया है कि जो नया म्यूटेंट वायरस है इट डैमेजेस द टिश्यूज एंड द ब्लड वेसल्स मोर एज कंपेयर टू द नॉर्मल कोरोना वायरस। अब पहली वेव में हमने इतने सारे ब्लैक फंगस नहीं देखे, वाई सेकेंड वेव में हमको ब्लैक फंगस दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो इसका संबंध है इस म्यूटेंट वायरस के थ्रू। एंड क्या होता है कि पेशेंट को डायबिटीज हो या ना डायबिटीज हो, अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है किसी भी तरीके से, किसी भी बीमारी के कारण, को कोई भी ऐसी दवाई चल रही है, कोरोना ऊपर से और इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। और अगर पेशेंट बाय चांस स्टेरॉइड लेता है तो वो आग में घी का काम करता है, तो उससे जो है पेशेंट की इन्फेक्टिविटी रेट जो है बढ़ जाती है। तो मेरा कहने का क्वेश्चन है, एक बहुत अहम सवाल है जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल को जवाब देना पड़ेगा कि क्या दी म्यूटेंट जो न्यू डेल्टा वेरिएंट आया जिसके कारण हम बहुत सारे ये म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस देख रहे हैं, अब क्योंकि कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है, क्या उसके कारण भी म्यूकोरमाइकोसिस की संख्या कम होती जा रही है जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया,
लेकिन हम अपने डायबिटिक पेशेंट में तो हम देखते थे, लेकिन जो आपने कहा कि नया डेल्टा वायरस जो है पैनक्रियाज को ज्यादा अफेक्ट करा, ऐसी बात नहीं है। पिछली वेव में भी जो कोरोना वायरस था, जो हमारा जो कोरोना वायरस का था, वो भी पैनक्रियाज को अफेक्ट कर रहा था। हमने कई पेशेंट में न्यू ऑनसेट डायबिटीज देखी है कोरोना वायरस के कारण। एंड इस न्यू वेरिएंट में कोरोना से रिकवर होने के बाद भी कई पेशेंट को डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर को देखने में आ रहा है, जिसके कारण रिकवरी के पीरियड में अगर उनको शुगर होता है, उनका इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है, तो दे आर प्रोन, मतलब उनको ज्यादा चांसेस है ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस होने के। तो ये 3 बड़े अहम सवाल है। बाकी देशों में क्यों नहीं हो रहा है, वाई हमारे कंट्री में हो रहा है? तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है हमारी कंट्री में, जिसके कारण हम इतने सारे केसेस को देख रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर मनीष, जिस तरह से डॉक्टर सुभाष ने इसको अच्छे से समझाया है हमें, यहाँ पर कई ऐसे मरीज हैं जो कि बिल्कुल फिट थे, बिल्कुल हेल्दी थे, वो एक्सरसाइज भी करते थे, वो वॉक पर भी जा रहे थे, वो अपनी जो डेली के रूटीन है, वर्कआउट है, वो भी फॉलो कर रहे थे। लेकिन एक बार उन्हें कोविड हुआ और उसके बाद स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि कोविड से ठीक होने के बाद वो ब्लैक फंगस तक का शिकार हो गए। तो ये जो बात डॉक्टर सुभाष कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बात कहीं ना कहीं रिलेट हो रही है कि जो नया वेरिएंट है पहले भी नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन इस बार क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ी वजह आप देख रहे हैं। मैं इस चीज को पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज मैं जरूर मानूंगा कि जो ये नया वेरिएंट है, ये सिर्फ शुगर लेवल्स ही नहीं खराब कर रहा पैनक्रियाज के थ्रू, बट ये वाला नया वेरिएंट जो हमारे अंदर बॉडी में रिएक्शंस कर रहा है, वो सिवियरली माइक्रोथ्रोम्बाई यानी छोटे छोटे जो ब्लड में अणु टूटते हैं और ब्लॉक कर रहे हैं। तभी आप इतने केसेस सुन रहे हैं अभी रिसेंटली, जो इतने यंग इंडस्ट्रियलिस्ट अंकुर जी का आज भी ऑबिचुरी आई हुई है। ये सब लेटेस्ट चीजें हैं जो हमें पता लग रही हैं, जो माइक्रोथ्रोम्बाई बन रहे हैं। और एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन जो म्यूकोरमाइकोसिस है, वो भी एक्चुअली थ्रोम्बस से ही आगे बढ़ता है, जो हमने पहले बताया था, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के। इनफैक्ट इन द मॉर्निंग मैं एक 28 ईयर ओल्ड लड़के में उनका MRI देख के आ रहा हूं, जिसमें उनकी नाक से थ्रोम्बाई के पीस टूट के उनके पीछे विजुअल कॉर्टेक्स जो ब्रेन में होता है उसके अंदर जाके इन्फेक्शन हुआ है। तो ये चीजें बहुत चिंताजनक हैं कि ये फंगाई वैसे ही टूट रही है जैसे ब्लड क्लॉट टूटते हैं, और शायद इसमें जो वायरस है उसका रिएक्शन जो है वो भी पार्ट प्ले कर रहा है। इसीलिए म्यूकोरमाइकोसिस को जो फैलने की जो एक टेंडेंसी मिल रही है, शायद इस वायरस में ज्यादा मिल रही है। लेकिन पैनक्रियाटिक डैमेज की थ्योरी मुझे समझ नहीं इतनी आ रही, क्योंकि हम लोग सिर्फ शुगर लेवल्स के बेसिस पे कह रहे हैं कि पैनक्रियाज डैमेज हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि बाकी हेपेटाइटिस ए बी जो लिवर में और डैमेज से हेपेटाइटिस या लिवर फेलियर होता है, ऐसे केसेस अभी तक सामने नहीं आए एक्यूट हेपेटाइटिस के ज्यादा ड्यू टू दिस। हाउएवर इट इज अ ग्रेट टॉपिक जिसमें रिसर्च की जा सकती है, और हमें RT-PCR और जो PCR रिपोर्ट्स हैं उसके बेसिस पे फ्रेश वायरस कितने लोगों में कितना पैनक्रियाटिक डैमेज करता है, ये सारा डाटा एनालाइज करना पड़ेगा लेटर ऑन। पर अभी तो यही कह सकता हूँ कि इसका थ्रोम्बोटिक पोटेंशियल डेफिनेटली ज्यादा है, तभी इसमें म्यूकर भी ज्यादा हो रहा है, और इसमें थोड़ा सा जो हार्ट अटैक्स वगैरह ऑलमोस्ट द सेम पैथोलॉजी इट इज बीइंग फॉलोड, यू कैन काउंटर इट टू दोज। और बाकी तो खैर है ही, हाइपरग्लाइसीमिया, स्टीरॉयड यूज, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हाइजीन, ये सब चीजों ने अपना पार्ट तो प्ले किया ही किया है। जहां तक पिछले वेव की बात है, पिछले वेव में भी आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 40 केसेस, हम लोगों ने ये सब तब भी बात की थी, लेकिन ऑफ कोर्स इस वेव में तो हद ही टूट गई है डेफिनेटली। बिल्कुल, और यही वजह है डॉक्टर, आप दोनों को हमने बुलाया है ताकि लोगों को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मामले बढ़े हैं और अलग अलग राज्यों से जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं डर सबके मन में है कि ये किस तरह से फैल रहा है, क्या किया जा सकता है। डॉक्टर सुभाष, आपसे मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो डायबिटिक है, जिन्हें कोविड हो चुका है, वो अब क्या करें अगर ये ध्यान रखना हो कि ब्लैक फंगस ना हो। और कई बार होता है कि शुगर बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं रहती है, क्योंकि आप बीमारी से उठे ही होते हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है शरीर के अंदर, तब क्या किया जा सकता है? ये एक बड़ा अहम सवाल है कि डायबिटीज से बॉडी का इम्यून जो सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है, वो बिगड़ जाता है। ऊपर से अगर आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल रही हो,
काफी देर तक अनकंट्रोल उसका आपका इम्यून सिस्टम और बिगड़ जाता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पैदा होता है कि जो कोविड से रिकवर कर गए हैं और जिनको डायबिटीज है, उनको अपनी शुगर को कंट्रोल करना बहुत ही अनिवार्य है। उसके लिए 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इंसुलिन का प्रयोग जो हम कोविड के मरीजों को ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि इंसुलिन को कंटिन्यू करिए पोस्ट कोविड रिकवरी पीरियड में भी, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये थ्योरी कि कोविड पेनक्रियाज को डैमेज करता है कि नहीं, पेनक्रियाज के बीटा सेल में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं और ये देखा गया है कोविड का जो रिसेप्टर है, कोविड का जो स्पाइक प्रोटीन है वो ACE2 रिसेप्टर के थ्रू अटैच करता है। और ये प्रूव हुआ है कि बीटा सेल में जो ACE2 रिसेप्टर है उसके थ्रू अगर बीटा सेल में एंट्री करता है तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल को वो डैमेज करता है। ये तो बियॉन्ड डाउट है, क्योंकि हमने कई पेशेंट न्यू ऑनसेट डायबिटीज के देखे हैं जिनको पास हिस्ट्री डायबिटीज मिली थी कोविड के दौरान, और इनफैक्ट कोविड रिकवरी के बाद भी हम कई पेशेंट में देख रहे हैं कि जो शुगर जो बिगड़ा हुआ है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी दवाइयां हैं डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए जिनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो सेफ दवाइयां हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, अपनी डॉक्टर की सलाह के लिए वही दवाई यूज कीजिए। और इंसुलिन एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को शुगर कंट्रोल करने के अलावा आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी बरकरार रखती है। मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट कोविड रिकवरी के बाद 3 महीने तक इंसुलिन का प्रयोग जरूरी अवश्य करिए अपने को म्यूकोर माइकोसिस से बचने के लिए, क्योंकि कंट्रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है डॉक्टर सुभाष। डॉक्टर मनीष, यहाँ पर एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि आपने काफी सारे पेशेंट्स की म्यूकोर माइकोसिस का जो समस्या है उसको ऑपरेट भी किया है। कई पेशेंट्स को आप आज भी देख रहे हैं, रोज आपके सामने कई ऐसे मामले आ रहे हैं। क्या कोई डिफरेंशिएशन है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया था या जिन्होंने नहीं लगवाया था उनको होने में या नहीं होने में, क्या इस तरह का कुछ आप बता सकते हैं? ऐसा कुछ आपके सामने आया है? So you'll be surprised कि डबल वैक्सीनेटेड का हमारे पास there is not a single instance जो हमारे एटलीस्ट आई मीन गंगाराम हॉस्पिटल हमारे पास डबल वैक्सीनेशन विद 3 वीक्स पोस्ट वैक्सीनेशन जो एंटीबॉडीज बनने का पीरियड होता है, उसके बाद हम लोगों के पास कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें म्यूकोरमाइकोसिस हुआ हो। और उसका सीधा सीधा कारण यह कि वैक्सीन म्यूकोरमाइकोसिस नहीं रोक रहा, वैक्सीन सिवियरिटी ऑफ कोविड को रोक रहा है। जो हमारे जो पेशेंट्स हैं जिनको सीवियर कोविड नहीं हुआ, जिनमें हम लोगों को और दवाइयां नहीं देनी पड़ी, हमें स्टेरॉइड्स नहीं देने पड़े, उनकी पैनक्रियाज जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो नहीं डैमेज हुए, जो हाइपरग्लाइसीमिया है वो नहीं आया ऑनसेट, उन लोगों में ये बीमारी ने देखा है, झांक कर ही नहीं देखा। ऐसे कोई केसेस डबल वैक्सीनेटेड और वेटिंग के बाद हमारे को नहीं मिले हैं म्यूकोरमाइकोसिस के। तो बिल्कुल, तो ये भी और हाँ, एक जी चीज, हाँ सॉरी अदिति, एक चीज मैं डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ये भी बोलना चाहूंगा, जो मैं माइक्रोथ्रोम्बाई की बात कर रहा था, जो टुकड़े टूटते हैं, उसके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने 3 महीने कहा है शुगर लेवल्स पे कंट्रोल रखने के लिए इंसुलिन यूज करने के लिए, हम ऐसे ही चाहेंगे कि आप जो एडिक्वेट रिकमेंडेड ब्लड थिनर्स हैं, खासकर कि 35 साल 40 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों में, उनमें डेफिनेटली एंटी कोगुलेशन का ये एक इस्तेमाल होना चाहिए। ये हम लोग 3 हफ्ते तक तो देते ही हैं मॉडरेट सीवियर कोविड की रिकवरी के बाद, बट उसमें अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो कम से कम नहीं तो 6 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक एंटी कोगुलेशन भी, ब्लड थिनिंग भी देना चाहिए, क्योंकि थ्रोम्बाई आर रियली डेंजरस और वो ये लोगों को डैमेज कर रहे हैं। म्यूकोरमाइकोसिस में भी रोल है एंटी थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी का, वो हम चाहेंगे कि सब लोग उसके बारे में अपनी डॉक्टर सलाह से लेते रहें आगे ऐसी कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए। तो डॉक्टर मनीष, ये बात आप इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि क्लॉटिंग की समस्या भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है मरीजों में, और हर उम्र के मरीजों में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, हमारी पॉपुलेशन बहुत प्रोन है। जो महिलाएं हैं इस एज ग्रुप में हाई रिस्क पे, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हैं, उनमें ये डेंजर थोड़ा बढ़ जाता है। जो लोग प्री एग्जिस्टिंग डायबिटिक्स हैं, उनमें ये डेंजर बढ़ जाता है। जो लोग सेडेंट्री हैं, ओबीस हैं, वजन जिनका ज्यादा है, एक्सरसाइज उन्होंने पहले नहीं की, वो लोगों में ये डर बढ़ जाता है। और क्योंकि आप वैसे ही बेड पे लेटे रहे हैं, सीवियर और मॉडरेट कोविड जब आपको हुआ, आप ज्यादा चल फिर नहीं पाए, तो उस चक्कर में आपका थ्रोम्बोटिक पोटेंशियल वैसे ही बढ़ गया। तो इसलिए,
और आपको अब डॉक्टर्स मना कर रहे हैं एक्सरसाइज ज्यादा करने से, हम लोग खुद मना कर रहे हैं, तो उस चीज को, साइकिल को एटलीस्ट उस टाइम सेफ्टी के लिए एंटी कोगुलेशन जरूरी है, नहीं तो हमें यंग लोगों में मोर्टेलिटीज दिखेंगी और ज्यादा। जी, डॉक्टर सुभाष वांगनू, डॉक्टर मनीष मुंजाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत अहम जानकारियां आप दोनों ने साझा की है। और जैसा कि डॉक्टर सुभाष ने बताया यहाँ पर कि अपनी अगले 3 महीनों तक जो डायबिटिक है या नहीं भी है, तो कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखें कि उन्हें उनका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहे, और जो डायबिटिक है उन्हें कम से कम अगर ज़रूरी पड़ रहा है, शुगर लेवल हाई जा रहा है, तो ज़रूर से वो इंसुलिन का प्रयोग करें। और जैसा कि डॉक्टर मनीष मुंजाल ने कहा कि कोविड है तब भी और हो गया होने के बाद भी आप ख्याल रखें इस चीज़ का कि शरीर में जो भी बदलाव लग रहे हैं तो तुरंत उसे डॉक्टर को दिखाएं, नज़रअंदाज ना करें। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया, जिसमें हम बात करेंगे डायबिटीज़ के मरीज जो हैं वो कैसे कोरोना से अपनी देखभाल कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे डॉक्टर AK सिंह कुछ ही देर में। कोरोना ऐसी महामारी है जो कई और मुसीबतें भी अपने साथ लेकर आती है, लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया तो बीमारी की गंभीरता को कम कर सकते हैं और कई दूसरी परेशानियों से भी बच सकते हैं। गूगल के साथ हम खास मुहिम लेकर आए हैं वैक्सीनेट इंडिया। हमारी कोशिश है कि वैक्सीन और कोरोना से जुड़ी आपकी हर शंका को दूर कर सके। जब वैक्सीन की रोकथाम की बात आती है तो क्या सावधानियां बरतनी है ये तो सब जानते हैं अब, लेकिन डायबिटीज के मरीजों को इस वक्त क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए ये जानना भी बेहद जरूरी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर AK सिंह हैं, सीनियर कंसल्टेंट है इंडोक्राइनोलॉजी GD अस्पताल और डायबिटीज इंस्टीट्यूट कोलकाता से। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत स्वागत है, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपसे यही मैं जानना चाहूंगी कि जब डायबिटिक लोगों को कोरोना हो रहा है तो उन्हें काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, उन्हें ठीक होने में भी ज्यादा वक्त लग रहा है और ठीक होने के बाद भी कई दिक्कतें हैं। क्या सावधानियां जो डायबिटिक हैं उन्हें ऐसी बरतनी चाहिए ताकि खुद को कोरोना होने से वो बचा सकें? थैंक यू अदिति जी। सबसे पहले तो शुक्रिया NDTV इंडिया और आपका मुझे ये आमंत्रण भेजने का। ये बहुत लाजमी सवाल है आज के डेट में कि डायबिटीज मरीज को स्पेशली इस कोविड पेंडेमिक के टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2020 में जब कोरोना की ये लहर शुरू हुई थी पूरे विश्व में, तो हमने एक UK इंडोक्राइनोलॉजिस्ट कलीग के कोलैबोरेशन में हमने पहला पेपर, जिसका मैं लीड ऑथर था, इंडिया से एक एविडेंस निकाला जो आज WHO गाइडलाइन भी उसको फॉलो कर रही है जी। कि डायबिटीज के मरीज में अगर ये कोविड हो जाए तो उनको सीवियर वैरायटी ऑफ कोविड काफी ज्यादा होती है बनिस्बत नॉन डायबिटीज मरीज के। इसलिए उन्हें स्पेशली ख्याल रखना जरूरी है कि उनका डायबिटीज आज के डेट में कंट्रोल हो। सबसे पहली बात, पहले अगर आप थोड़ा सा भी नेग्लिजेंसी बरतते थे वो अलग बात थी, लेकिन आज के दौर में आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको कोरोना होने का चांस ज्यादा है। कोरोना होने का चांस सबको बराबर है, लेकिन अगर डायबिटीज के मरीज को, स्पेशली अगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, अगर उनको कोरोना हो जाए तो उनको सीवियर वैरायटी वाली कोरोना ज्यादा होती है। इसलिए हर एक डायबिटीज मरीज को आज के डेट में शुगर को एब्सोल्यूट कंट्रोल में रखना होगा। जो डायबिटीज की सतर्कताएं हैं, डाइट कंट्रोल, बैलेंस डाइट आपको रखनी होगी। घर के अंदर में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, छत के ऊपर एक्सरसाइज कीजिए, नियमित एक्सरसाइज कीजिए और अपनी दवा ध्यान से लीजिए और अपने शुगर को कंट्रोल रखिए, अपने ब्लड शुगर को कंटिन्यूअस मॉनिटर करिए और अपने डायबिटीज को वेल कंट्रोल रखिए और जरूरत होने पर फ्रीक्वेंटली अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये भी मैं जानना चाहूंगी कि जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, कोमोर्बिड हैं, उन्हें ये डर लग रहा है कि अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, साइड इफेक्ट को लेकर वो डरे हुए हैं कि पहले ही हमें एक बीमारी हो चुकी है और अगर वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ हो गया, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के दौर में सबको ये क्वेश्चन है कि अगर मुझे डायबिटीज है तो क्या मुझे वैक्सीन लेने में कोई प्रॉब्लम है, या अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज है जैसे ब्लड प्रेशर है, या आप क्रोनिक किडनी डिजीज के मरीज हो, या आप लीवर के मरीज हो, या आपको कोई कैंसर है, तो वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं
कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज है उनको इनफैक्ट सबसे पहले वैक्सीनेशन करना होगा। और इसीलिए दुनिया के हर एक वैक्सीनेशन गाइडलाइन में, इंक्लूडिंग इन इंडिया, हमारे भी देश में, हमने गवर्नमेंट को यह एडवाइस दिया था कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज है उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन दिया जाए। और आप देखे होंगे कि जब वैक्सीनेशन की पहली दौर आई तो सबसे पहले इल्डरली, जिनका उम्र 60 साल से ऊपर था और जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी, उनको पहले वैक्सीन दिया गया था। क्यों? क्योंकि अगर डायबिटीज मरीज को या कोई कोमॉर्बिडिटीज के मरीज को कोरोना हो जाए तो वो सीरियस वैरायटी ऑफ कोरोना होती है। तो आज के दौर में अगर आपको डायबिटीज या कोई कोमॉर्बिडिटीज है तो आपको सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए जाना है। भले ही आपकी शुगर अभी बढ़ी भी हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है वैक्सीनेशन लेने में। वैक्सीनेशन आपको लेना ही है क्योंकि आप सबसे ज्यादा ससेप्टेबल हैं कि अगर आपको कोविड हो जाए तो ये सीवियर वैरायटी वाली कोविड होगी। तो मैं सबको एडवाइस दूंगा कि आपका ब्लड शुगर भले कंट्रोल नहीं भी हो, आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं भी हो, आप इमीडिएटली वैक्सीनेशन के लिए जाएं। और अदिति जी, एक बात और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हमने तो बेसिकली अपने मरीज को यह बोलना शुरू किया है कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो हम आपको क्लिनिक में देख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको इमीडिएटली, अगर आप आज तक वैक्सीनेशन नहीं करवाए हो तो अपना वैक्सीनेशन जरूर जल्दी से जल्द करवाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं कि जिन्हें डायबिटीज है वो किस तरह से अपना ख्याल रखें ताकि उन्हें कोरोना ना हो, और अगर हो भी जाए तो बाद में अगर शुगर कंट्रोल रखी जाएगी तो दूसरी कई परेशानियों से बच सकते हैं। और अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है तो वैसे ही आपको गंभीर तरीके से कोरोना नहीं होगा और तमाम आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए डॉक्टर ए के सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।